नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए पार्ट नंबर 21 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, वेब ब्राउजर में ओपन वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, वेब ब्राउजर में ओपन वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन वेब ब्राउजर से संबंधित है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। यदि हमें किसी वेब पेज को या किसी वेबसाइट को ओपन करना है तो वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, वेब ब्राउजर में ओपन वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। जो भी वेब पेज अभी हमारे वेब ब्राउजर में ओपन है उसको रिफ्रेश करने के लिए F5 फंक्शन की का यूज किया जाता है, F5। और आप Ctrl+R से भी वेब पेज को रिफ्रेश कर सकते हो। मतलब वेब ब्राउजर में जो भी पेज अभी ओपन है उसको रिफ्रेश करने की दो शॉर्टकट की होती हैं, एक तो F5 फंक्शन की और एक Ctrl+R शॉर्टकट की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F5 फंक्शन की से वेब ब्राउजर में ओपन वेब पेज को रिफ्रेश किया जा सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस कर्सर के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस कर्सर के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस का कर्सर शो होता है। माउस का कर्सर मतलब आप देख सकते हैं अभी हमारा यह यहाँ पर कर्सर शो हो रहा है। जब आप माउस को मूव करते हैं तो आपने देखा होगा एक एरो के रूप में आपको माउस कर्सर शो किया जाता है। यह कहलाता है माउस का कर्सर या पॉइंटर। तो माउस का जो कर्सर होता है उसके लिए किस एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। एक्सटेंशन जो कर्सर होता है उसका एक्सटेंशन होता है .cur। .cur कर्सर फाइल का एक्सटेंशन होता है। आपको कर्सर की स्पेलिंग में स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर याद रखने हैं। तो जो भी कर्सर होते हैं, कर्सर फाइल होती हैं, उनका एक्सटेंशन होता है .cur। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस कर्सर के लिए .cur एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्डपैड सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन क्या होता है। वर्डपैड सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन क्या होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है वर्डपैड सॉफ्टवेयर से कि वर्डपैड सॉफ्टवेयर में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। वर्डपैड क्या होता है? वर्डपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो कि टाइपिंग और फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। वर्डपैड सॉफ्टवेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल हो जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्डपैड एक एसेसरी सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल होता है, एसेसरी सॉफ्टवेयर। और वर्डपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .rtf। वर्डपैड सॉफ्टवेयर में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .rtf। RTF का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट RTF वर्डपैड का एक्सटेंशन होता है और RTF का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्डपैड सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन .rtf होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
MS एक्सेल में नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में यदि हमें नेक्स्ट वर्कशीट पर जाना है तो हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। आपसे पूछा गया है MS एक्सेल में नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज की जाती है। आपसे पूछा जा सकता है प्रीवियस वर्कशीट पर आने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। यदि हमें MS एक्सेल में नेक्स्ट वर्कशीट पर जाना है तो हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन की का यूज करते हैं, पेज डाउन की का। और यदि हमें प्रीवियस वर्कशीट पर आना है, पिछली वर्कशीट पर आना है, तो हम कंट्रोल के साथ पेज अप शॉर्टकट की का यूज करते हैं। वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट MS एक्सेल का पेज होता है। MS एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं और MS एक्सेल के पेज को वर्कशीट कहा जाता है। एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। यदि हमें अगली वर्कशीट पर जाना है, नेक्स्ट वर्कशीट पर जाना है, तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, और प्रीवियस वर्कशीट पर आना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पेज अप। हम इन दोनों शॉर्टकट की को एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है जिसमें अभी केवल एक ही वर्कशीट है। बाय डिफॉल्ट MS एक्सेल की एक वर्कबुक में एक वर्कशीट होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MS एक्सेल की एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं? तो एक वर्कशीट होती है। साथ ही साथ वर्कशीट का डिफॉल्ट नेम होता है शीट 1। हम यहाँ पर और कुछ सीट इंसर्ट कर रहे हैं, मल्टीपल वर्कशीट को इंसर्ट कर रहे हैं। अभी हमारी सीट नंबर 5 सिलेक्ट है। यदि हमें प्रीवियस वर्कशीट पर आना है तो हम कंट्रोल के साथ पेज अप की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज अप, जिससे हम प्रीवियस वर्कशीट पर आ सकते हैं। और नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन शॉर्टकट की यूज होती है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो प्रीवियस वर्कशीट पर आने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप और नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार बाय डिफॉल्ट ब्लैंक में शो होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार बाय डिफॉल्ट ब्लैंक में शो होता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क बार होता है वह बाय डिफॉल्ट कहां शो होता है। टास्क बार क्या होता है? टास्क बार बाय डिफॉल्ट बॉटम में शो होता है, बॉटम में, जो कि करंट टाइम पर रन होने वाले सॉफ्टवेयर के आइकन को स्टोर करता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर करंट टाइम पर जो भी सॉफ्टवेयर ओपन होता है, जो भी फाइल ओपन होती है, जो भी फोल्डर ओपन होता है, उसका आइकन टास्क बार पर शो किया जाता है और टास्क बार बाय डिफॉल्ट बॉटम में शो होता है। आप देख सकते हैं यह होता है टास्क बार। टास्क बार बाय डिफॉल्ट बॉटम में शो होता है, जो कि करंट टाइम पर ओपन सॉफ्टवेयर के आइकन को शो करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट जो टास्क बार होता है वह बॉटम साइड पर, मतलब नीचे की तरफ शो किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है। निम्न में से कौन एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है। हमें यहां पर 4 प्रकार के फाइल फॉर्मेट दिए गए हैं। फाइल फॉर्मेट जिसे एक्सटेंशन भी कहा जाता है, एक्सटेंशन, फाइल फॉर्मेट को एक्सटेंशन भी कहा जाता है। और हमसे पूछा गया है दिए गए फाइल फॉर्मेट में से कौन सा एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है। वीडियो फाइल फॉर्मेट मतलब जिसका उपयोग वीडियो फाइल के साथ किया जा सकता है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है वह है .avi। .avi एक वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है जिसका यूज ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्मेट में किया जा सकता है। आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। .avi एक वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ऑडियो वीडियो इंटरलीव .avi एक वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है
ऑडियो वीडियो इंटरलीव, यह ऑडियो और वीडियो दोनों को सपोर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। .png एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट होता है, ग्राफिक्स, और पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। .jpeg यह भी एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। .rtf वर्डपैड का एक्सटेंशन होता है जिसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। .avi एक वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सीपीयू का कंपोनेंट होता है? निम्न में से कौन एक सीपीयू का कंपोनेंट होता है? यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन एक सीपीयू का कंपोनेंट होता है? सीपीयू क्या होता है? सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, प्रोसेसर, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। सीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। सीपीयू 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक कंपोनेंट होता है ALU, एक कंपोनेंट होता है CU और तीसरा कंपोनेंट होती है मेमोरी। जो CPU होता है, प्रोसेसर होता है, इसके 3 घटक होते हैं। एक होता है ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है CU मतलब कि कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी। जो प्रोसेसर होता है या CPU होता है, इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि हमारे कंप्यूटर में सभी प्रकार के कैलकुलेशन करता है। दूसरा होता है CU मतलब कंट्रोल यूनिट, और तीसरा कंपोनेंट होता है मेमोरी। और CPU के अंदर एक मेमोरी होती है जो कि होती है रजिस्टर, जो कि कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी मेमोरी होती है और सबसे अधिक फास्ट मेमोरी होती है। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन एक CPU का कंपोनेंट होता है? CPU के 3 कंपोनेंट होते हैं, ALU, CU और मेमोरी। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का कंपोनेंट होता है। एक होता है CU मतलब कंट्रोल यूनिट, और एक होती है मेमोरी जो कि होती है रजिस्टर। कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ALU। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक का उपयोग करके फाइल्स को व्यवस्थित मतलब ऑर्गेनाइज्ड रखा जाता है। ब्लैंक का उपयोग करके फाइल्स को व्यवस्थित मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड रखा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका उपयोग करके फाइल्स को व्यवस्थित रखा जाता है, मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो फाइल होती हैं, फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए फोल्डर का यूज किया जाता है। फोल्डर का, एक फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स को स्टोर किया जाता है। फाइल्स का ग्रुप होता है फोल्डर, तो फोल्डर के अंदर फाइल्स को व्यवस्थित किया जाता है। फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है, डायरेक्टरी। और जो पहला फोल्डर होता है, मेन फोल्डर होता है, उसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। किसी भी डिवाइस पर, किसी भी ड्राइव पर जो पहला फोल्डर बनता है, पहली डायरेक्टरी बनती है, उसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। और एक फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसे कहा जाता है सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी। सब फोल्डर या सब डायरेक्टरी मतलब मेन फोल्डर कहलाता है रूट डायरेक्टरी, और फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बनता है वह कहलाती है सब डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी मल्टीपल फाइल्स का और सब डायरेक्टरी का कलेक्शन होती है। फाइल्स को व्यवस्थित करने के लिए फोल्डर या डायरेक्टरी का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोल्डर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्लीट प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला टूल ब्लैंक कहलाता है। एक कंप्लीट प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में
कन्वर्ट करने वाला टूल ब्लैंक कहलाता है। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक कंप्लीट प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला टूल ब्लैंक कहलाता है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनता है तो उसके लिए हमें कोडिंग करनी होती है, प्रोग्रामिंग करनी होती है। कोडिंग या प्रोग्रामिंग करने के लिए किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज दो होती हैं, एक होती है मशीन लैंग्वेज जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वह दो होती हैं, एक मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज, C++, पाइथन, कोबोल, जावा, कई प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे मशीन लैंग्वेज में, मतलब मशीन कोड में बदलना होता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो जब भी हम कोई हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में बदलना होता है, जिसके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं, लेकिन कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ बदलता है, कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है कंपाइलर, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन बदलता है, लाइन बाय लाइन। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, दोनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, दोनों का उपयोग हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए किया जाता है, लेकिन कंपाइलर एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन बदलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर। एक कंप्लीट प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला टूल कंपाइलर कहलाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है। मेमोरी से संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है। हमने आज की वीडियो में ही जाना था कि कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी तो होती है रजिस्टर। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर। लेकिन रजिस्टर तो हमें यहां पर ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, जो कि सीपीयू मतलब प्रोसेसर के अंदर ही होती है, लेकिन यहां पर तो हमें ऑप्शन में रजिस्टर नहीं दिया गया है। तो रजिस्टर के बाद सेकंड नंबर की फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी रजिस्टर के बाद सबसे फास्ट मेमोरी होती है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, कैश मेमोरी। आपको यहां पर 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कैश मेमोरी कहां वर्क करती है? तो कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में वर्क करती है। सीपीयू और रैम के बीच में डेटा का इंटरचेंज कराने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। जो कैश मेमोरी होती है यह सेकंड नंबर की सबसे तेज मेमोरी होती है, जो कि रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैश मेमोरी कहां वर्क करती है? तो कैश मेमोरी वर्क करती है रैम और सीपीयू के बीच में। या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है रैम और सीपीयू के बीच में कौन सी मेमोरी वर्क करती है? वह होती है कैश मेमोरी। सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी तो रजिस्टर है, लेकिन उसके बाद कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैश मेमोरी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी की को टॉगल की के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी की को टॉगल की के रूप में जाना जाता है? यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी की को टॉगल की के रूप में जाना जाता है? टॉगल की, यह क्वेश्चन कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड से, कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम कई प्रकार का डेटा कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं।
कीबोर्ड में कई प्रकार की की होती हैं, जैसे कि अल्फाबेटिकल की, न्यूमेरिकल की, फंक्शन की, मॉडिफायर की, टॉगल की, कई प्रकार की होती हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक टॉगल की है। टॉगल की कौन सी होती है? वह की जो एक बार प्रेस करने पर एक्टिवेट हो जाती हैं और दोबारा प्रेस करने पर डीएक्टिवेट हो जाती हैं, वह कहलाती हैं टॉगल की। टॉगल की वह की होती हैं जिनको एक बार प्रेस करने पर यह एक्टिवेट हो जाती हैं और दोबारा प्रेस करने पर यह डीएक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे कि कीबोर्ड में एक की होती है कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की, दूसरी होती है नम लॉक की, एक होती है स्क्रॉल लॉक की, यह कहलाती हैं टॉगल की। टॉगल की वह की कहलाती हैं जो एक बार प्रेस करने पर ऑन हो जाती हैं और एक बार प्रेस करने पर ऑफ हो जाती हैं, वह कहलाती हैं टॉगल की। जैसे कि कैप्स लॉक की, नंबर लॉक की, स्क्रॉल लॉक की, यह कहलाती हैं टॉगल की। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नम लॉक। नम लॉक या नंबर लॉक एक टॉगल की होती है जो कि एक बार प्रेस करने पर ऑन हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है और दोबारा प्रेस करने पर डीएक्टिवेट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नम लॉक। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है? हमें 4 सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को मैनेज करने की, डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करता है, वह कहलाता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? वह सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को बनाने की, एडिट करने की, मैनेज करने की और डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे कि एमएस एक्सेस है, ओरेकल है, MySQL है, यह सभी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहां पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो एमएस एक्सेस है यह एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, जबकि एमएस एक्सेल तो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है एमएस एक्सेस, ओरेकल, MySQL। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है एमएस एक्सेस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? हमसे पावर पॉइंट से एक क्वेश्चन पूछा गया है, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? जो स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन है यह स्लाइड का एक व्यू होता है, प्रेजेंटेशन का एक व्यू होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए कई प्रकार के व्यू यूज किए जाते हैं। उन्हीं में से एक व्यू होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, जो कि मल्टीपल स्लाइड को स्मॉल साइज के आइकन के रूप में एक साथ शो करता है। मल्टीपल स्लाइड को स्मॉल साइज पर एक साथ शो करने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज किया जाता है, जो कि व्यू टैब में प्राप्त होता है। व्यू टैब में स्लाइड सॉर्टर पावर पॉइंट का एक व्यू होता है और व्यू प्राप्त होते हैं हमें व्यू टैब में। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है, पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, रीडिंग मोड, यह सभी पावर पॉइंट के व्यू होते हैं जो कि व्यू टैब में प्राप्त होते हैं। इसको हम पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें व्यू टैब के अंतर्गत कई प्रकार के व्यू दिए जाते हैं। बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू होता है? नॉर्मल व्यू। इसके अलावा एक होता है आउटलाइन व्यू, एक होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में एक साथ मल्टीपल स्लाइड को स्मॉल साइज के इमेज के रूप में शो किया जाता है, यह कहलाता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। एक होता है नोट्स पेज, एक होता है रीडिंग व्यू या रीडिंग मोड। 5 प्रकार के व्यू होते हैं और डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू। तो स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन पावर पॉइंट के व्यू टैब में प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में पेज नंबर ऐड करने के लिए
किस टैब का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में पेज नंबर ऐड करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में हम जो फाइल बनाते हैं उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है। एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेज होते हैं। यदि हमें सभी पेज पर पेज नंबर ऐड करना है तो हम किस टैब का उपयोग करेंगे? डॉक्यूमेंट में पेज नंबर को ऐड करने के लिए इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है। इंसर्ट टैब का, क्योंकि पेज नंबर को इंसर्ट किया जाता है। तो यदि हमें एमएस वर्ड की फाइल में, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में सभी पेजेस पर पेज नंबर को शो करना है तो हमें इंसर्ट टैब का उपयोग करना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट टैब। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यदि हमें अपने डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पेज पर नंबर शो करना है, पेज नंबर, तो हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट टैब में हेडर फुटर सेक्शन में, हेडर फुटर ग्रुप में एक ऑप्शन होता है पेज नंबर, जहां से हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरमीडिएट का वर्क करता है? निम्न में से कौन यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरमीडिएट का वर्क करता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरमीडिएट का वर्क करता है? इंटरमीडिएट मतलब मध्यस्थता कराता है, यूजर को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। यूजर जब कंप्यूटर सिस्टम पर वर्क करता है तो कंप्यूटर तो एक मशीन होती है। इस मशीन को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। जो हमारा कंप्यूटर होता है वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। तो हार्डवेयर पर सबसे पहले हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को। जब हमारे कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है तभी हम कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यहां पर यूज कर सकते हैं। मतलब यूजर और कंप्यूटर के बीच में, यूजर और मशीन के बीच में इंटरमीडिएट का वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होता है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए आवश्यक होता है। बूट करना मतलब ऑन करने के लिए आवश्यक होता है। यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं किया जाता है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता है, ऑन नहीं हो सकता है। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए एक ब्रिज का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरमीडिएट का वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ड्राइव में सभी टेक्स्ट फाइल को सर्च करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? किसी ड्राइव में सभी टेक्स्ट फाइल्स को सर्च करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हमें किसी भी ड्राइव में टेक्स्ट फाइल को सर्च करना है, जितनी भी हमारी टेक्स्ट फाइल हैं उनको एक साथ सर्च करना है, तो हम किस कमांड का उपयोग करेंगे? टेक्स्ट फाइल कौन सी होती हैं? जो फाइल नोटपैड सॉफ्टवेयर में बनाई जाती हैं, नोटपैड में, क्योंकि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है जो केवल टेक्स्ट को टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। और नोटपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .txt। .txt नोटपैड सॉफ्टवेयर की फाइल का एक्सटेंशन होता है। अब यदि हमें किसी ड्राइव में सभी टेक्स्ट फाइल को सर्च करना है तो उसके लिए हमें star.txt से सर्च करना होगा। एस्ट्रिक या star.txt। यहाँ पे एस्ट्रिक का मतलब क्या हो जाता है? ऑल। एस्ट्रिक का मतलब है ऑल। वह सभी फाइल सर्च करो जिनका एक्सटेंशन क्या है? .txt। .txt टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है और एस्ट्रिक या स्टार का मतलब हो जाता है ऑल। मतलब किसी भी ड्राइव पर, किसी भी डिवाइस में यदि हमें सभी टेक्स्ट फाइल सर्च करनी है तो हमें सर्च करना होगा एस्ट्रिक या star.txt। इसी प्रकार से यदि आपको एमएस वर्ड की सभी फाइल सर्च करनी है तो आप सर्च कर सकते हैं star.docx। इसी प्रकार से यदि आपको एक्सेल की सभी फाइल सर्च करनी है तो आप लिख सकते हैं
स्टार डॉट XLS X, यहां पर स्टार का मतलब होता है ऑल, और आप जो भी एक्सटेंशन देंगे उस एक्सटेंशन की सभी फाइल को सर्च कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, star.txt से हम किसी भी ड्राइव में ऑल टेक्स्ट फाइल को सर्च कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में बांटा गया है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह कहलाता है सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी होती हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं, जिनके बिना कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता है, बूट नहीं हो सकता है। कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए, ऑन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक होता है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर यह भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हमने यह समझा सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, अब हम यह समझने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो किसी फिक्स्ड टास्क को कंप्लीट करते हैं, वह कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, यह सभी कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई फाइल हो सकती है, कोई फोल्डर हो सकता है, कोई आइकन हो सकता है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। जब भी आप अपने कंप्यूटर से किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट की से डिलीट करते हो, डिलीट की से, तो वह ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिलीट नहीं होता है और डिलीट किया गया ऑब्जेक्ट रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। रिसाइकिल बिन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने पर वह कहां स्टोर हो जाता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को नॉर्मल डिलीट करते हो तो वह रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है, जहां से उसे वापस रीस्टोर भी किया जा सकता है। लेकिन यदि आपको किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट करना मतलब वह आपके कंप्यूटर से हट जाए, उसको वापस रीस्टोर ना किया जाए, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की होती है। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट प्लस डिलीट से डिलीट करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट रिसाइकिल बिन में नहीं जाता है, वह परमानेंटली डिलीट हो जाता है। और यदि हम डिलीट की से किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं तो वह परमानेंट डिलीट नहीं होता है, वह रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए
ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है और यह जो क्वेश्चन है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित है। सीपीसीटी के एग्जाम में एक ऐसा टॉपिक है एमएस एक्सेल का चार्ट टॉपिक जिससे संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है एमएस एक्सेल में टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी चार्ट। चार्ट टॉपिक सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सीपीसीटी के हर पेपर में चार्ट टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। हमारे चैनल पर चार्ट टॉपिक के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया गया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर चेक करें क्योंकि चार्ट टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन पहले भी पेपर में पूछे जा चुके हैं। चार्ट टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन तो हमें मिल ही गया, एमएस एक्सेल में टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? चार्ट ऑप्शन का। चार्ट क्या होता है? चार्ट किसी टेबल के डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। हम टेबल में जो डेटा भरते हैं उसको ग्राफिकली मतलब चित्रों के द्वारा दर्शाने के लिए चार्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है। चार्ट ऑप्शन एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में जो चार्ट ऑप्शन है यह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। चार्ट बनाने की शॉर्टकट की होती है F11। F11 शॉर्टकट की से हम एमएस एक्सेल में चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब हम F11 से चार्ट क्रिएट करते हैं तो हमारा चार्ट एक न्यू वर्कशीट पर क्रिएट होता है। न्यू वर्कशीट पर मतलब जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल बनी होती है उसी वर्कशीट पर चार्ट नहीं बनता है, एक नई वर्कशीट पर बनता है और उस वर्कशीट को कहा जाता है चार्ट सीट। एक ऐसी सीट जिस पर चार्ट बना होता है उसे कहा जाता है चार्ट सीट। F11 से हम शॉर्टकट की से चार्ट बना सकते हैं, लेकिन यह चार्ट एक नई वर्कशीट पर बनता है। और यदि हम Alt प्लस F1 शॉर्टकट की से चार्ट बनाते हैं, Alt प्लस F1 शॉर्टकट की से, तो हमारा जो चार्ट बनता है वह सेम वर्कशीट पर बनता है। सेम वर्कशीट मतलब जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल होती है उसी वर्कशीट पर चार्ट बन जाता है और इस चार्ट को बोला जाता है एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट कौन सा कहलाता है? जो उसी वर्कशीट पर बनता है जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल बनी होती है। तो चार्ट बनाने की एक शॉर्टकट की होती है F11 और एक होती है Alt प्लस F1, लेकिन F11 से जो चार्ट बनता है वह नई वर्कशीट पर बनता है और उस वर्कशीट को कहा जाता है चार्ट सीट, जबकि Alt प्लस F1 शॉर्टकट की से चार्ट बनाने पर हमारा चार्ट सेम वर्कशीट पर बनता है जिसे कहा जाता है एम्बेडेड चार्ट। और एमएस एक्सेल का जो डिफॉल्ट चार्ट होता है, चार्ट का डिफॉल्ट टाइप होता है वह होता है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट होता है। तो चार्ट से संबंधित हमने 4-5 क्वेश्चन तो यहां डिस्कस करे, लेकिन चार्ट टॉपिक के लिए हमारे द्वारा एक सेपरेट वीडियो भी बनाया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर चेक करें क्योंकि सीपीसीटी के एग्जाम में चार्ट टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यहां पर हमने कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करे? चार्ट क्या होता है? चार्ट किसी टेबल के डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब चार्ट के द्वारा किसी टेबल के डेटा को चित्रों में दर्शाया जाता है। चार्ट ऑप्शन एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। चार्ट बनाने की 2 शॉर्टकट की होती हैं, एक F11 जिससे नई वर्कशीट पर चार्ट बनता है और ऐसी वर्कशीट जिस पर चार्ट बना होता है उसे कहा जाता है चार्ट सीट। आप Alt प्लस F1 शॉर्टकट की से भी चार्ट बना सकते हैं जो कि उसी वर्कशीट पर बनता है जिस पर हमारी टेबल बनी होती है, इसे कहा जाता है एम्बेडेड चार्ट। और एमएस एक्सेल में चार्ट का डिफॉल्ट टाइप होता है कॉलम चार्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एमएस एक्सेल में टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं
तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।